हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग इज़ एवरीथिंग में। और मैं हूं आपका दोस्त नारायण शर्मा। दोस्तों, कहते हैं कि आपका सीखा हुआ ज्ञान ही जीवन में आपको आगे बढ़ाने के लिए काम आता है। हेनरी ब्रूक्स एडम्स का एक फेमस कोट भी है कि द नो इनफ हु नो हाउ टू लर्न। हमारे इस चैनल का ध्येय भी यही है, आपको हमेशा कुछ नया सिखाना। सीखने की इसी कड़ी में पेश है आपके सामने बिकमिंग स्टीव जॉब्स बुक समरी। उससे पहले एक छोटा सा रिमाइंडर है दोस्तों, अगर आप हमेशा कुछ नया सीखना चाहते हैं जो आपके सेल्फ इम्प्रूवमेंट में हेल्पफुल हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर देना ताकि आप सीखते रहें हमेशा। और हाँ, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके लिए लास्ट में एक हेल्पफुल अनाउंसमेंट है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं हम इस वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हैं। हम स्टीव जॉब्स से सीखेंगे अपने बिजनेस को $multi-million कंपनी में बदलना और पूरी इंडस्ट्री में एक क्रांतिकारी बदलाव लाना। हम जानेंगे कि ज़्यादातर लोग क्यों जल्दी असफल हो जाते हैं और क्यों कुछ लोग हार कर भी हार नहीं मानते। कामयाबी की एक ऐसी कहानी जिस पर आप सच में विश्वास करेंगे। यह कहानी आपको प्रेरणा प्रदान करेगी, जिससे आप न केवल कामयाबी की ओर बढ़ेंगे बल्कि अपनी इच्छा शक्ति से पूरी इंडस्ट्री को बदल सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। यह किताब ब्रॉन स्क्लेंडर और रिक टैगजली द्वारा लिखी गई, जो कि टेक इंडस्ट्री के एक महान आविष्कारक स्टीव जॉब्स के संघर्ष और सफलता के बारे में थी। आज टेक्नोलॉजी की दुनिया में स्टीव जॉब्स एक विश्व प्रसिद्ध नाम है, लेकिन क्या आपको पता है कि स्टीव जॉब्स को दौलत और शोहरत इतनी आसानी से नहीं मिले, उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। तो आइए जानते हैं बिकमिंग स्टीव जॉब्स बुक समरी और उनके जीवन के अनजान वाक्यों के बारे में। जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 में सैन फ्रांसिस्को में हुआ था और कुछ ही समय बाद उनकी मां ने उन्हें गोद देने का फैसला किया। आगे चलकर पॉल और क्लेरा जॉब्स के बेटे के रूप में उनका पालन पोषण हुआ। स्टीव के पिता एक कार मैकेनिक थे, जिस कारण स्टीव की शुरुआती टेक्नोलॉजी की शिक्षा उनके गैराज से ही शुरू हुई। जॉब्स ने कक्षा 6 की पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी। जॉब्स को साइंस और नेचर में काफ़ी गहरा इंटरेस्ट था, जिस कारण उन्हें बच्चों के एक स्पेशल ग्रुप में शामिल कर लिया गया जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट पर काम करता था। बचपन से ही टेक्नोलॉजी में गहरी रुचि और अंडरस्टैंडिंग के कारण आगे चलकर सिर्फ 21 साल की उम्र में स्टीफन वॉशनिक के साथ मिलकर एक महान दिग्गज कंपनी एप्पल की नींव रखी। वॉशनिक एक इंजीनियर जीनियस के बेटे थे। जॉब्स घरों में इस्तेमाल होने वाले बेहतरीन कंप्यूटर बनाना चाहते थे, तो उन्होंने अपने विज़न पर काम करना शुरू कर दिया और अपनी कंपनी को नाम दिया एप्पल। उनकी सफलता की कहानी की शुरुआत हुई उनके पिता के गैराज से। कंपनी का नाम एप्पल रखने के बारे में भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि स्टीव अक्सर अपने स्कूल के बाद एप्पल के बाग में जाया करते थे। एप्पल फर्स्ट को डिज़ाइन करते हुए स्टीव को अपना लक्ष्य मिल गया था। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उन्होंने लोकल छोटे व्यापारियों को राज़ी कर लिया था। पहला मॉडल कम बिका, लेकिन स्टीव का शुरुआती चरण कामयाब रहा। वॉशनिक के बेहतरीन मशीन बनाने की काबिलियत और जॉब्स के क्लियर विज़न के कारण वे लोग अपने दूसरे कंप्यूटर एप्पल II पर काम करने में जुट गए। अब उन्हें फंड्स की ज़रूरत पड़ने लगी, जो समस्या जल्द ही हल हो गई। जॉब्स ने इंटेल के पूर्व एग्जीक्यूटिव एसी माइक यानी मोर्कुला को अपने साथ काम करने के लिए राज़ी कर लिया। माइक ने एक बड़ी राशि उन्हें सौंप दी। अब कंपनी जॉब्स के गैराज से निकलकर कुपर्टिनो के एक ऑफिस में स्थापित हुई। 1977 में एप्पल II लॉन्च हुआ और उनकी कड़ी मेहनत रंग लाई। यह नया मॉडल एक बहुत तेज माइक्रो प्रोसेसर के साथ आया था। 1978 में उनकी सेल्स $7.8 मिलियन से बढ़कर 1979 में $48 मिलियन हो गई, जो सचमुच एक अद्भुत सफलता थी। अपने जीवन के 20वें पड़ाव में जॉब्स के लिए काफ़ी मुश्किलें रही। उन्होंने कई दिनों तक बिना सोए काम किया। जॉब्स ने कंपनी में खुद को अकेला कर लिया। इस दौरान स्टीव और वॉशनिक के बीच भी काफ़ी दूरियां आने लगी। 1980 में एप्पल III रिलीज़ हुआ, लेकिन यह महंगा होने के साथ ही ओवरहीट करता था, जो मुसीबत का कारण रहा। 1983 में एप्पल III के बाद लीज़ा आया, जो बिज़नेस के लिए बनाया गया कंप्यूटर था, पर जॉब्स बिज़नेस कंप्यूटर के बजाय पर्सनल कंप्यूटर बनाने के लिए उत्साहित थे। 1984 में मैकिन्टोश रिलीज़ किया गया। खूबसूरत ग्राफिक के कारण इसे तारीफ मिली, लेकिन यह भी एक असफल मॉडल साबित हुआ।
लगातार मिलती असफलताएं जॉब्स के लिए मुसीबत का कारण बनी और 1985 में जॉब्स को रिज़ाइन करने के लिए मजबूर किया गया और अंत में आवश्यक समर्थन न मिलने के कारण जॉब्स को खुद को कंपनी से अलग करना पड़ा। लेकिन परिणाम के विपरीत अब जॉब्स कुछ बड़ा करने के लिए और ज़्यादा फोकस हो गए। स्टीव ने अभी हार नहीं मानी थी। अपनी प्रोडक्ट डेवलप स्किल के कारण वे जानते थे कि वह अद्भुत प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और 1985 में उन्होंने कंप्यूटर कंपनी नेक्स्ट की नींव रख दी। इस कंपनी ने उच्च शिक्षा के लिए काम कर रही यूनिवर्सिटीज़ की ज़रूरत के हिसाब से कंप्यूटर डिज़ाइन करने पर विचार किया और 1988 में नेक्स्ट ने अपना पहला कंप्यूटर लॉन्च कर दिया। लेकिन एक महंगी कीमत पर इस प्रोडक्ट को कोई खरीदने को तैयार नहीं था। यह असफलता भी जॉब्स की खूबियों का बेहतरीन उदाहरण है दोस्तों। जॉब्स आविष्कार से इतना प्रेरित थे कि वे ट्रेंड से बाहर सामान्य मॉडल बनाने में असमर्थ दिखे। इसी बीच जॉब्स पिक्सार के ओनर बन गए। यह फर्म यंग शेरलॉक होम्स जैसी फिल्मों में अविश्वसनीय वीएफएक्स के लिए जानी जाती थी। पिक्सार की सफलता स्टीव जॉब्स को मजबूत किरदार में ले आई। जब जॉब्स नेक्स्ट के लिए संघर्ष कर रहे थे तभी एक सितारा और विकास कर रहा था। ये थे माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स। गेट्स और जॉब्स के बीच कुछ मूलभूत अंतर थे। उदाहरण के लिए जॉब्स हमेशा सबसे अच्छा, सबसे आकर्षक मशीन बनाने पर ध्यान दिया करते थे, वहीं गेट्स कंप्यूटर इंडस्ट्री में ज़्यादा बदलाव लाने की परवाह नहीं करते थे, बल्कि वे विश्वसनीय और नियमित सुधार पर ध्यान देना चाहते थे, जो लाखों क्लाइंट की ज़रूरत भी थी। 1995 में पिक्सार ने डिज्नी के साथ पार्टनरशिप की, जो कि एक ज़बरदस्त सफल टॉय फिल्म साबित हुई। जॉब्स रातों रात अरबपति बन गए, जिससे उनका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ गया। 1997 में एप्पल में जॉब्स की वापसी हुई और जॉब्स कंपनी को वापस ट्रैक पे ले आए। लेकिन नेक्स्ट अभी भी संघर्ष कर रहा था। वहीं एप्पल के पाइपलाइन में कोई आगामी प्रोडक्ट नहीं था। इसी बीच जॉब्स ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया। अपने पिछले अनुभवों से उन्होंने सावधानीपूर्वक व नाप तोल कर निर्णय लेना सीखा था। आईट्यून और आईपैड के साथ एप्पल ने बड़े पैमाने पर मार्केट में प्रवेश किया। स्टीव ने एप्पल को एक गहरे संकट में डूबने से बचा लिया। लेकिन यह सब कैसे संभव हो पाया दोस्तों, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने कंपनी को एक नया आकार दिया। हजारों कर्मचारियों की छंटनी कर सिर्फ योग्य कर्मचारियों को कंपनी में रखा गया। बचे कर्मचारियों की मदद से उन्होंने अनोखे प्रोडक्ट पर काम करना शुरू किया। उन्होंने कंपनी को एक स्पष्ट और सही दिशा में गाइड किया। उन्होंने सिर्फ वैल्यूएबल प्रोडक्ट पर फोकस किया। 2001 में एप्पल ने आईट्यून लॉन्च किया। उस समय जेब के आकार के MP3 मौजूद थे, लेकिन उन पर मनपसंद म्यूजिक चूज़ करना मुश्किल था। आईपॉड ने यह सब बदल दिया। उसने पसंदीदा म्यूजिक के चुनाव का ऑप्शन प्रदान किया। 2003 के अंत तक एप्पल ने 25 मिलियन गाने बेच दिए थे। अब कंपनी वापस टॉप पर जा रही थी। जब एप्पल कामयाबी हासिल कर रही थी, उसी समय स्टीव कैंसर का सामना कर रहे थे। उन्हें पैनक्रिएटिक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर हुआ था। जब स्टैनफोर्ड के डॉक्टरों ने उन्हें यह जानकारी दी कि उन्हें तुरंत ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो स्टीव ने डॉक्टरों की सलाह को नज़रअंदाज करते हुए हल्के ट्रीटमेंट का सहारा लिया और कंट्रोल डाइट की शुरुआत की, जो कि पर्याप्त नहीं थी। आखिरकार 2004 में सर्जरी के जरिए ट्यूमर को निकाल दिया गया। ऑपरेशन जटिल था और स्टीव को वापस ऑफिस ज्वाइन करने के लिए 1 महीना लग गया। तभी डॉक्टरों ने एक और गंभीर कैंसर का पता लगाया, जो उनके लीवर में बढ़ रहा था। जब स्टीव ने वापस ऑफिस ज्वाइन किया तो नए सुधार और आविष्कार के लिए एक मजबूत अभियान शुरू हुआ और इस अभियान का नतीजा आईफोन रहा, जो अब तक का सबसे क्रांतिकारी प्रोजेक्ट है। फुल साइज टच स्क्रीन ने आईफोन को एक अलग कैटेगरी में ला खड़ा किया, जिस कारण कॉल करना एक उंगली को स्वाइप करने जितना आसान हो गया था। यह अविश्वसनीय रूप से बेहतरीन आविष्कार था। आईपैड और मैकबुक एयर स्टीव जॉब्स की अंतिम उपलब्धि थी। एप्पल अब बेहतरीन कर रहा था, लेकिन वही जॉब्स का कैंसर अभी नहीं गया था। जॉब्स को लगा कि उनका समय खत्म हो रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। उनके समर्पण के कारण ही कंपनी ने 2008 में मैकबुक एयर रिलीज़ किया और 2 साल बाद आईपैड। जब आईफोन लॉन्च किया गया, तब आराम से एक सोफे पर बैठे जॉब्स ने अपने हाथों से इसका उद्घाटन किया
जो दर्शाता था कि इसका उपयोग कितना आसान था। वही अब जॉब्स की मौत की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता था। 2009 में उनका लिवर ट्रांसप्लांट हुआ था, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ और मंगलवार 5 अक्टूबर 2011 को स्टीव जॉब्स इस दुनिया को अलविदा कह गए। जॉब्स के बाद उनके मित्र टिम कुक ने एप्पल की कमान संभाली। उन्होंने जॉब्स के विकास, सफलता, क्रिएटिविटी और इनोवेशन की विरासत को आगे बढ़ाया। दोस्तों, स्टीव जॉब्स का जीवन इनोवेशन और विकास की कहानी है। यहाँ तक कि शुरुआती उम्र में उनमें टेक्नोलॉजी के लिए एक जुनून था। जब उन्होंने कम उम्र में एप्पल की नींव रखी तो स्पष्ट रूप से उन्हें पता था कि कंप्यूटर की भविष्य में क्या डिमांड होने वाली है। हालांकि कभी कभी स्टीव गुस्सैल और मुश्किल आदमी के रूप में भी जाने जाते थे, लेकिन वह दूरदर्शी और दुनिया भर में लाखों लोगों की प्रेरणा भी थे। तो ये थी दोस्तों स्टीव जॉब्स की संघर्ष की कहानी। हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं और हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, आपके लिए हेल्पफुल अनाउंसमेंट यह है कि स्पेशली आप लोगों के लिए इस बुक की फुल ऑडियो समरी डिटेल में चैप्टर वाइज डिज़ाइन की गई है, जिससे आप लोग इस बुक से और भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। और इसका एक बेनिफिट यह है कि आपको यह ऑडियो समरी आपके व्हाट्सएप पर मिलेगी, जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। आपके लिए इसकी कीमत बहुत ही कम रखी गई है, जो कि लगभग न के बराबर होगी। इसके लिए आपको सिंपली मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना होगा। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अगर आप ये बुक ख़रीदना चाहते हैं तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जल्दी ही हम अगले वीडियो में और भी बहुत कुछ सीखेंगे। इसके लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर देना, ताकि आपको नए वीडियो के अपडेट्स जल्द ही मिल सके। थैंक यू सो मच। आप सभी का प्यार हमेशा बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।